सीधा सा सवाल, आप हैरान होंगे इस सवाल के साथ कि क्या हमास के निशाने पर असल में हिंदुस्तान था? क्या इजराइल के साथ जंग बहाना, मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़काना असल में था भारत निशाना? ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन इसका इशारा खुद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति ने किया। साथ ही कुछ लोग जो हमास के आतंक को जमीन की लड़ाई बता रहे थे ना, या जायज ठहरा रहे थे, या हमास के आतंक को फिलिस्तीन का दर्द बता रहे थे, उन पर यह बम फोड़ा है। बाइडन बम आप कह सकते हैं। यह बाइडन बम काफी कुछ बदल सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह संभवतः आज की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, आप सभी जानते ही हैं। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। उस व्यक्ति ने कह दिया है कि शायद हमास के इजराइल पर आतंकी हमले का उद्देश्य भारत को चोट पहुंचाना हो सकता है। दरअसल जो बाइडन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि G20 के दौरान, ये G20 कनेक्शन पहली बार आप सुनेंगे। जो बाइडन के मुताबिक G20 के दौरान भारत मिडल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, फिर से सुनिए, भारत मिडल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की गई थी G20 में। जो बाइडन के हिसाब से यह संभव है कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया हो, ताकि मुस्लिम देश इस योजना से बाहर आ जाएं और मुस्लिम देश जो है इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं और यह परियोजना खटाई में पड़ जाए। जो बाइडन ने कहा है कि उनके पास सबूत तो नहीं है, लेकिन वो इस बात से बहुत कन्विंस्ड हैं, इज वेरी मच कन्विंस्ड। वो बहुत कन्विंस्ड हैं कि हमास ने इजराइल पर जो आतंकी हमला किया है उसके पीछे दिल्ली में हुए G20 समिट में सामने आई महत्वाकांक्षी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा आगे। ये जो कॉरिडोर है, क्योंकि ये एक ऐसी परियोजना है जो पूरे क्षेत्र को रेल और रोड नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ेगी, सऊदी और इजराइल को भी जोड़ेगी। जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो जो बात कह रहे, जब इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, उस समय उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी थे। यानी मतलब समझिए, दुनिया के दो बड़े नेता ये शक जाहिर कर रहे हैं कि शायद हो सकता है हमास हमले के पीछे मकसद उस योजना को चोट पहुंचाना था जिसके केंद्र में भारत है। देखिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति मतलब कोई भी बयान ऐसे नहीं देता है। अब वो कह रहे हैं कि इज मोर कन्विंस्ड, वो बहुत कन्विंस्ड है इस चीज को लेकर। और जब भी कोई दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति अगर ऐसी बात कर रहा है, उसके पीछे इंटेलिजेंस इनपुट, खुफिया जानकारी होती होगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसी रिपोर्ट्स पर भरोसा हो जाता है, तभी वो इस तरह की स्टेटमेंट पब्लिकली इस तरह की स्टेटमेंट कोई नहीं इस तरह से देता है। अगर जो बाइडन के इस बयान का आधार सही है, अगर जो होना भी चाहिए हमें लगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमास के आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला और उसके बाद पैदा हुए जंग के हालात एक सोची समझी साजिश थी। निशाने पर भारत के हित भी थे, भारत भी था, और इस साजिश के जरिए उन देशों को शिकार बनाने की कोशिश की गई जिसमें भारत, हिंदुस्तान भी था। अच्छा, पर सवाल यह कि भारत की एक परियोजना को चोट पहुंचाकर मतलब हमास को क्या मिलेगा? मतलब अच्छा, अगर जो बाइडन जो कह रहे हैं अगर वो सही है, तो फिर आप लोगों के ज़हन में सवाल आएगा कि एक परियोजना को नुकसान पहुंचाने से हमास का क्या फायदा, हमास को क्या मिलेगा, है ना? हमास को क्या मिलेगा? इसके पीछे हमास का खुद का कोई मंसूबा छिपा है, या फिर हमास किसी ऐसे देश के इशारे पर यह सब कर रहा है जिसे भारत मिडल ईस्ट यूरोप के बीच चल रहे इस कॉरिडोर से सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी? वो कौन सा देश हो सकता है जिससे उस देश की, मैं कुछ हिंट दूंगा आपको, विस्तारवादी सोच, विस्तारवादी नीति को जबरदस्त धक्का पहुंचेगा? कुछ हिंट्स मैंने दिए हैं आपको। हम आपको जो बाइडन का बयान सुनवाते हैं
तब तक आप इन हिंट्स को अपने दिमाग में रखिए और इसके जरिए जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए कि हमास के पीछे कौन सा देश हो सकता है जो इस परियोजना से बहुत परेशान है। सुनिए। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, as my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. और आपको बताते हैं कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शब्दों में भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप से जुड़ी एक परियोजना को नुकसान पहुंचाने की हमास की कोशिशों के पीछे क्या वजह हो सकती है, मतलब हमास क्यों करेगा ये, ठीक है ना। आपके जहन में ये सवाल है, मतलब इस परियोजना में ऐसा क्या है जिससे हमास या उसके पीछे खड़ी शक्तियां इतनी डरी हुई हैं कि अगर बाइडेन का दावा सही है तो एक परियोजना से डरकर उसके खिलाफ जाकर इजराइल के 1400 लोगों का नरसंहार हमास ने कर डाला। ऐसा क्या है इस परियोजना? हमास को मोहरा बनाकर कौन सा देश भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, अगर जो बाइडेन की बातों में दम है। यह खेल थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत ध्यान से मैं शुरुआत से कह रहा हूं, आज की खबर को शब्दों को आराम से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। लेकिन इससे पहले आप यह समझ लीजिए कि भाई इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईमैक कहते हैं, आईमैक भी कहते हैं, वो क्या है? मतलब आप भी जान रहे हो, बार बार ही मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये क्या है आईमैक? क्या है यही परियोजना? क्या है? पिछले महीने यानी कि सितंबर की 10 तारीख को दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन की बैठक के दौरान इस परियोजना का ऐलान किया गया था। ठीक, अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक ऐसे आर्थिक गलियारे, इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण का मकसद था जिसके तहत बहुत सारे देश पानी के जहाजों, ट्रेनों और रोड नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। चलिए मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं जिसके जरिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ये थोड़ा सा अगर हम जूम इन कर दें ताकि लोग देख पाए। देखिए इस नक्शे पर, देखिए इस कॉरिडोर की शुरुआत भारत में मुंबई के बंदरगाह से होती है। भारत, इंडिया, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं आपको समझा रहा हूं, इसकी शुरुआत होती है मुंबई के बंदरगाह से, जहां से ये संयुक्त अरब अमीरात के जाबेल अली बंदरगाह, ये यहां से जाएगा कहां? सऊदी अरब के जाबेल अली बंदरगाह और यूएई के सऊदी अरब से जोड़ने वाले शहर अल गुफाइद से होता हुआ, ये देखिए, फिर उसके बाद अल गुफाइद से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा। अल गुफाइद से होता हुआ सऊदी अरब के रियाद और हरात, फिर रियाद, हरात और अल हदीता को जोड़ते हुए इजराइल के शहर हाइफा, ऊपर की तरफ देखिए, ये पूरा कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, ये यहां से जाते हुए फिर ये पहुंचेगा हाइफा। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ये हाइफा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाइफा पर भी अटैक हुआ ना, अभी बताऊंगा आपको, हाइफा मत भूलिएगा। हाइफा तक पहुंचेगा जहां एक बड़ा बंदरगाह भी है। फिर ये कॉरिडोर हाइफा से होता हुआ यूरोप के देश ग्रीस, आगे की तरफ ये ग्रीस तक पहुंचेगा और वहां से फिर ये फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन के कई देशों को जोड़ेगा। इस पूरी परियोजना जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसको चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का जवाब माना जा रहा है। ठीक, मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये पूरी जो प्रोजेक्ट है, ये चीन को इससे बड़ा खतरा है, चीन को बहुत खतरा है। देखिए क्या है कि BRI के जरिए ना, जो चीन का है, BRI के जरिए चीन अपने और कई देशों के बीच इस तरह का एक कॉरिडोर बना रहा है। लेकिन दोनों परियोजनाओं में फर्क यह है कि जहां एक तरफ आईमैक, सबका साथ सबका विकास वाली सोच पर आधारित है, तो चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना, किसके? पाकिस्तान और चीन के बीच बना सीपेक, इसी का उदाहरण। किन देशों को इससे प्रॉब्लम है अब आप समझ गए होंगे। अब इसके जरिए चीन ने एक तरह से पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बना लिया है। खैर, जो नक्शा हमने आपको दिखाया उसमें इजराइल का हाइफा शहर भी इस कॉरिडोर का हिस्सा है। हमास आतंकवादी संगठन इस हाइफा शहर पर भी लगातार रॉकेट से हमला कर रहा है। हाइफा, समझ रहे हैं आप?
भारत की कुछ कंपनियों ने हाइफा में बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है, कह रहे हैं निशाने पर भारत ही। यानी कि अगर यह परियोजना समय से पूरी हो गई तो भारत के मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण देशों जैसे यूएई और सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सऊदी और इजराइल के रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी मुस्लिम देश और इजराइल के, भारत और इजराइल के पहले से संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे और यूरोप के देश भी भारत और इस गलियारे में आने वाले अन्य देशों के साथ खुलकर व्यापार कर पाएंगे। मुस्लिम देशों के इजराइल से भी बेहतर रिश्ते, मतलब ये जो गलियारा है ना पूरा, जो बाइडेन कह रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से हमास ने आतंकी हमला किया हो। यह तरक्की का गलियारा है और इस गलियारे को हमास क्यों चोट पहुंचाना चाहता है? आखिर उसकी भारत से क्या दुश्मनी है? मतलब इसको ऐसे समझिए तो ऐसा है कि मतलब वैसे आतंकवादी किसी के दोस्त नहीं होते, लेकिन भारत से दुश्मनी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसा है कि इस परियोजना का ऐलान मैंने आपको बताया 10 सितंबर को हुआ, 10 सितंबर G20। हमास ने 7 अक्टूबर यानी कि 1 महीने से भी कम समय में, देखिए 10 सितंबर को आईमैक इस परियोजना, 7 अक्टूबर को नरसंहार। क्या कोई कनेक्शन है? जो बाइडेन के हिसाब से है, उनको इस पे बहुत डाउट है, शक है। मतलब 1 महीने से भी कम समय में इजराइल पर क्रूरतापूर्ण हमला कर दिया गया। इसी गलियारे में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौता होने वाला था। इसको सुनिए जो अब बता रहा हूं। अब सऊदी अरब और इजराइल को लड़ाने की कोशिश इस पूरे विवाद की वजह से, और सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक शांति समझौता होने वाला था, लेकिन अब इस युद्ध की वजह से वो समझौता भी नहीं, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। और अगर इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता नहीं होता और इस युद्ध की वजह से दोनों देशों के संबंध बिगड़ते हैं, तो इस आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण में अड़चन आना तय है। हाइफा पर हमला हो गया, हाइफा भी जा रहा था ये कॉरिडोर, क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में बड़ी बड़ी कंपनियां इस परियोजना से पीछे हट जाएंगी, निवेश करने से बचेंगी। पर इससे फायदा किसे होगा? मतलब ये हमास करे ना करे हमें नहीं पता, या कर रहा होगा, हो सकता है ये कर रहा हो, लेकिन इसको फायदा क्या होगा? किससे फायदा होगा ये परियोजना अगर खटाई में पड़ती है? सऊदी अरब और इजराइल का तो कोई फायदा नहीं है इसमें। सऊदी अरब का भी नुकसान, इजराइल का भी नुकसान। ठीक, इस कॉरिडोर को रोककर हमास भी मतलब क्या ही कर लेगा? आतंकवादी हैं वो लोग, उनको क्या मतलब? तो बात ये है भाई, इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। चीन, क्योंकि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाले इस कॉरिडोर से सबसे ज्यादा चोट चीन को पहुंच रही है। दिल्ली में G20 समिट 9-10 सितंबर को हुआ था, 9-10 सितंबर, जिसमें अब सुनिएगा मैं क्यों बता रहा हूं कि चीन के लिए बड़ा झटका है। चीन की BRI जो योजना है, क्या हुआ था 9-10 सितंबर को, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हुई। इटली 2019 से चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा था, वो इसमें शामिल होने वाला G7 में शामिल इकलौता देश था। लेकिन इधर जॉर्जिया मेलोनी G20 समिट से अपने देश इटली लौटी, उधर खबर आ गई कि इटली चीन की इस परियोजना से, चीन की BRI जो योजना उससे अलग हो जाएगा। जी हाँ, चीन को झटका लग रहा था इस योजना की वजह से। दूसरी तरफ G20 समिट के दौरान ही इटली भारत मिडिल ईस्ट, इटली जो है भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाले मेमोरेंडम का हिस्सा बन गया। चीन आग बबूला हो गया, उसने अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि अमेरिका ने इटली और अन्य देशों को चीन के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। चीन और अमेरिका आपस में बिल्कुल दो ध्रुव एक तरीके से, आप जानते हैं, चीन वर्सेस अमेरिका, हर कोई जानता है। अब क्योंकि चीन को डर है कि अभी तो इटली उसकी परियोजना से अलग हुआ है, इटली की राह पर चलते हुए यूरोप के जो देश अभी तक BRI का हिस्सा रहे हैं वो भी कहीं टाटा बाय बाय बोल सकते हैं और दिल्ली में जिस नए आर्थिक गलियारे के निर्माण का ऐलान हुआ है उसके साथ जुड़ सकते हैं। अब चीन भला ऐसा क्यों चाहेगा? बाकी देश भी उसके BRI से अलग हो जाए? नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे ये कैसे साबित होता है कि भाई हमास का इजराइल पर हमला भारत को और आईमैक परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए था। तो ऐसा है, चीन जैसा देश अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जो परियोजना उसके विस्तारवादी एजेंडे पर सबसे बड़ी चोट पहुंचा रही होगी उसके खिलाफ चीन किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। देखिए आईमैक में जो निवेश होगा ना, जो आईमैक में जो निवेश होगा उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। ठीक, अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा है और अमेरिका इस समय चीन का दुश्मन नंबर 1 है। अमेरिका
चीन का दुश्मन नंबर 1। दूसरी बात, इस परियोजना में के केंद्र में भारत है, केंद्र में भारत। दक्षिण एशिया में चीन को अगर कोई देश चुनौती दे सकता है तो वो हम ही है, वो भारत है। लेकिन चीन सीधे सीधे हमास को हथियार दे देगा और इजराइल पर हमले के लिए तो नहीं उकसा सकता ना, वो ऐसा करने के लिए सीधे सीधे हमास के आतंकवादियों को हथियार और पैसे दे सकता है। अब चूंकि अमेरिका, भारत और इजराइल जैसे देश उसकी एक करतूत फौरन पकड़ लेंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, एक और खुलासा आपने गौर किया कि बार बार ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमास ने ये हमला ईरान के इशारे पर किया और हमास को ईरान से पैसे और हथियार की भी मदद मिलती है। चीन डायरेक्ट नहीं करेगा, हमास के पास मदद हथियारों की, पैसे की ईरान से आ रही है और ईरान आजकल चीन के जबरदस्त प्रभाव में है। समझ गया बात? ईरान और अमेरिका में भी कट्टर दुश्मनी है, चीन भी अमेरिका के खिलाफ और ईरान भी अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका की वजह से ईरान कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चीन और ईरान दोनों ही अमेरिका के दुश्मन है और चीन ईरान की आर्थिक मदद भी करता है ताकि उस पर लगे प्रतिबंधों की चोट का असर कम हो जाए। और ये चीन की ना आदत रही है कि पहले वो आर्थिक मदद और कर्ज के जरिए अलग अलग देशों को अपने नियंत्रण में लेता है और फिर उन्हें अपने इशारों पर नचाता है। देखिए, अब हमें यह नहीं पता है कि बाइडेन के दावे में कितना दम है, मगर राष्ट्रपति अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क का कोई राष्ट्रपति कहेगा तो हमको भरोसा करना चाहिए। क्या हमास के हमले के पीछे चीन है जो इस परियोजना से परेशान है? लेकिन इस बात पर तब शक और ज्यादा गहरा जाता है जब भारत में भी एक वर्ग हमास से हमदर्दी दिखाता है, इजराइल को आतंकी मुल्क बताकर हमास के साथ खड़ा नजर आता है, हमास के आतंक को फिलिस्तीन का दर्द बताता है। यही नहीं, इस प्रोपेगेंडा में चीन के चंदे पर चलने वाला मीडिया, क्योंकि चीन का फायदा उसमें कि हमास का पक्ष दिखाया जाए। यहां पर भी आपने देखा होगा कि चीन के चंदे से चलने वाले मीडिया का एक वर्ग इजराइल को आतंकी मुल्क और हमास के रेजिस्टेंस फोर्स, पता नहीं क्या क्या बता रहा है, उनको आतंकी नहीं कहता। मीडिया का एक वर्ग भी है, शायद इसलिए चीन को फायदे और भारत के नुकसान के लिए हिस्सा क्या करता है, आईमैक परियोजना में भारत के लोग हैं जो इस्लामिक देशों को भड़काते हैं, इस बात के लिए उकसा रहे हैं इस्लामिक देशों को कि तुम बाहर आ जाओ इस आईमैक योजना से। भारत देखो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत पर इजराइल का साथ ना देने का दबाव बनाए, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो यहां के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत के साथ मुस्लिम देशों को संबंध तोड़ लेने चाहिए। मतलब एक पल के लिए मान लीजिए कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश किसी तरह के दबाव में आ जाए और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर खतरे में पड़ जाएगा, इससे किसे फायदा होगा? चीन को। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पूरी कहानी आपने समझी, एक्सपर्ट्स को भी सुनना चाहिए। इन चीज़ों में देर लग सकती है, लेकिन ये चूंकि एक सारे ही प्लेयर्स के बेनिफिट में है, हो सकता है हम देखें कि कुछ नेगोशिएट, हम चाइना का भी कुछ रोल देखें, क्योंकि हाइफा में मैंने जैसे कहा था कि चाइना उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और चाइना और ईरान का जो नेक्सस है या एक्सेस है वो सबको पता है। तो एज अ स्कॉलर मैं इसका कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगी कि ये होने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि मेरी जो एनालिसिस उसके अनुसार आईमैक में शायद थोड़ी देर लगे, लेकिन ऐसा कहना कि आईमैक जो है वो खत्म हो गया है, ये सही नहीं है। एंड वी शुड वेट एंड कैलिब्रेट, हमें देखना चाहिए कि कैसे कैलिब्रेट करते हैं ये पावर्स। लेकिन आईमैक इसमें एक इंपॉर्टेंट स्तंभ बनकर उभरा है। ये चीज तो पहले से भी है, क्योंकि वो उस नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जो उस मिडिल ईस्टर्न रीजन में हो रहा था। आगे आने वाले समय में क्या यह कट्टर इस्लामिक देशों द्वारा बढ़ाया गया कदम शामिल होता है, या चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया है और उसके खिलाफ जो भारत और अन्य देशों का प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको निस्त नाबूद करने के लिए प्रयास किया गया है, यह आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा।